वर्तमान में विश्व में रशिया एंड यूक्रेन का विवाद चल रहा है। हम ये देखेंगे विवाद क्यों चल रहा है, इसके क्या प्रभाव होंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, एंड इसका क्या सलूशन हो सकता है, एंड विश्व के देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें ये विवाद क्यों चल रहा है, तो पहले हम इतिहास में चल करके देखते हैं। इतिहास में फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी ही तीन बड़ी शक्तियां हुआ करती थी। जहां ब्रिटेन ने विश्व के देशों को अपने अधीन बना करके कॉलोनियां काट काट करके राज किया है, तो वहीं फ्रांस एंड जर्मनी ने एक दूसरे के क्षेत्रों को कब्जा करके विश्व युद्ध लड़े हैं। उसी में फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेन है। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जहाँ पर ये देश एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे, वहीं अमेरिका द्वारा हथियारों का निर्माण करके हथियार बेच बेच करके एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। और तब से लेकर आज तक अमेरिका सिर्फ एक व्यापारी की भूमिका में रहा है। ठीक है, यानी कि व्यापारी के रूप में उसकी इमेज बनी है। आप देख लें, अफगानिस्तान में देख लें, वो लीडर बन के गया था, यानी कि एक मुखिया बन करके गया था, लेकिन उसे 15 अगस्त 2021 को वापस मुंह की खा के आनी पड़ी। ठीक है, सीरिया में देख लें, ईरान में देख लें, इतने सारे सैंक्शंस लगाने के बाद भी ईरान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सका। ठीक है, पाकिस्तान का देख लें तो उसके होता कुछ नहीं है, सिर्फ वो व्यापारी की भूमिका में है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब जहाँ एक तरफ अमेरिका हथियार बेच बेच करके एक महाशक्ति बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ जापान की इतनी ज़्यादा शक्ति बढ़ गई थी कि उसने रूस, रशिया, यानी कि जब यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर, चीन, हांगकांग, ताइवान, यानी कि पैसिफिक ओशन के पश्चिम में जितने भी देश हैं सभी पर उसका राज हुआ करता था, सभी उसके अधीन थे। इसकी बढ़ती हुई शक्ति को कम करने के लिए अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराए। दो एटम बम दो शहरों पर गिराए, हिरोशिमा एंड नागासाकी पर 6 अगस्त एंड 9 अगस्त। लिटिल बॉय एंड फैट मैन नामक दो एटम बम गिराता है, जिससे इसकी शक्ति को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद जापान में तबाही आ जाती है, यानी कि भुखमरी आ जाती है। पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाता है एटम बम से कि जो दो शहर हैं वो अभी तक इसके पुनर्जीवित नहीं हो पाए हैं, अभी भी उनमें इतनी सारी बीमारियां फैली हुई हैं। ठीक है, उसके बाद अमेरिका जापान की सुरक्षा की गारंटी खुद ले लेता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी रक्षा की गारंटी मेरे पास है, मैं सेना रखूंगा तुम्हारे लिए। तो आज तक उसकी सुरक्षा की गारंटी, जापान की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका के पास है। ठीक है, और जापान के पास अपनी सेना नहीं है, इसीलिए जितना भी पैसा होता है सेना का, वो सारा पैसा अपनी टेक्नोलॉजी पर लगाता है, और जापान एक आज टेक्नोलॉजी में सबसे आगे देश है। ठीक है, तो तभी क्या हो रहा था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, 2 सितंबर 1945 को जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है कि अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। बट अभी अगर हम देखें, उसके जो मुखिया हैं यूएनओ के, वो ये कहते नजर आ रहे हैं, चिंता व्यक्त करते नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन एंड रशिया का विवाद है वो कंट्रोल से बाहर है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अमेरिका द्वारा जापान पर बॉम्ब गिराए गए थे, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, तब रशिया को पता चला था कि अमेरिका ने तो चुपके से एटम बम का निर्माण कर लिया। क्योंकि आपको पता हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका एंड रूस एक ही साइड से, यानी कि एक ही ध्रुव से लड़ रहे थे। ठीक है, तो जब अमेरिका ने एटम बम का निर्माण कर लिया और रूस को नहीं बताया, तो रूस को इससे बहुत बुरा लगा और इन दोनों के बीच में शीत युद्ध की परिस्थितियां बन गई। शीत युद्ध की परिस्थितियां यानी कि आमने सामने न लड़ करके एक दूसरे पर सैंक्शंस लगा करके, एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा करके, एक दूसरे के सामान का विरोध करके, इस तरह से लड़ाई थी। इसी को शीत युद्ध बोला जाता है। और 1991 में जब यूएसएसआर यानी कि जो रशिया है वो 15 देशों में टूट गया, यानी कि जो देश थे, इसके 15 देश थे, वो इतने प्रतिबंधों से इतने व्याकुल हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने अलग होना ही समझा और अपनी अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम से शुरू करना समझा। तभी ये 15 देशों में टूट जाता है 1991 में, और एक रशिया आज भी सबसे बड़ा देश माना जाता है। और आप सोच सकते हैं कि 15 देश आज जो उससे अलग हैं, 14 देश, कितना बड़ा होगा रशिया। ठीक है, तो 15 देशों में से यूक्रेन एक देश था। आज यूक्रेन में लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार चलती है, यानी कि लोकतांत्रिक देश है। बट आज अब क्या हो रहा है, अमेरिका है यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाना चाहता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी अमेरिका द्वारा। वहीं पर अगर हम देखें, रूस के द्वारा डब्ल्यूटीओ यानी कि वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, जब इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था उसी टाइम पर। ठीक है, बट रूस के द्वारा डब्ल्यूटीओ को खत्म कर दिया गया है, यानी कि वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
जो सैनिक एक समूह था, जिस तरह से नाटो एक सैनिक समूह है, वैसे ही वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, उसको समाप्त कर दिया है। तो रूस कहता है आप नाटो को समाप्त क्यों नहीं कर रहे और नाटो का विस्तार क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी के चलते इसका विरोध कर रहा है और रूस, और उसको यूक्रेन को, यानी कि जो हिस्सा है रशिया का हिस्सा है यूक्रेन, उसको अमेरिका नाटो का सदस्य बनाना चाहता है ताकि उसका जो ग्रुप है उसका विस्तार हो सके। वहीं दूसरी तरफ रूस को ये डर है कि कहीं यूक्रेन हमारे लिए खतरा न बन जाए। इस वजह से यूक्रेन को, मतलब रशिया के प्रधानमंत्री, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि ये हम यूक्रेन को एक सबक सिखा रहे हैं कि अगर नाटो में मिले तुम, तो इसका भयंकर प्रभाव पड़ेगा आप पर और इसके भयंकर तबाही आएगी, ठीक है। और वहीं अगर हम वर्तमान में देखें तो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। वहीं अमेरिका ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं और अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया है। वो सिर्फ हथियार भेजने की तो कह रहा है कि अगर आपको हथियार खरीदने हैं तो हमें भेज देंगे, बट वो अपनी सेना नहीं भेज रहा है। एंड ना ही नाटो के सदस्य जा रहे हैं, ना ही नाटो की सेना जा रही है। तो इससे यूक्रेन को ये पता चल गया कि उसके साथ कोई नहीं है। पहले तो अमेरिका ने प्रवोक कर करके उसके जो लोहांस्क एंड डोनास्क नामक दो क्षेत्र स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए हैं, तब तो उसने उनमें अपना हस्तक्षेप के माध्यम से लड़ाई करवा दी, और जब अब लड़ाई स्टार्ट हो गई है तो अमेरिका पीछे हट गया है, ठीक है। तो इससे ही क्या है कि रूस, यूक्रेन को ये तो पता चल गया कि हमें सबने पीछे छोड़ दिया है। वहीं यूक्रेन के राजदूत हैं एंड प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, वो भारत से ये कह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी से ये कह रहे हैं कि वो अगर रूस से बात करें इस युद्ध को रोकने के लिए तो शायद वो मान जाए। और प्रधानमंत्री ने रशिया से बात भी की है। वो कह रहे हैं कि हम मिन्स्क में भारत, रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत करेंगे, इस बातचीत को सुलझाने का वो करेंगे कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनता है तो हम उसको कब्जा नहीं करेंगे, अगर वो बनता है तो हम उसको कब्जा करेंगे और उस पर अपने आप में मिला लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी वो चल रही है, ठीक है। तो 1991 में जब 15 देशों में टूट गया था रशिया, तो उसमें से 15 देश बने थे, जिसमें से यूक्रेन है, बेलारूस है। अभी लिथुआनिया की जब युद्ध का सेकंड डे था, उस दिन ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि लिथुआनिया पर भी रूस ने अटैक कर दिया है, यानी कि लिथुआनिया में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो यानी कि यूएसएसआर है वो फिर से एक होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और ये सही भी है क्योंकि रशिया का क्षेत्र है, अगर रशिया अमेरिका द्वारा इन सारे क्षेत्रों को, जो 14 देश टूटे हैं, उनको धीरे धीरे अपने आप में मिला लिया, तो ये सारे देश हैं वो रशिया के लिए खतरा पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है रशिया और अमेरिका एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, ठीक है। इस वजह से अमेरिका चाहता है, रूस चाहता है कि इनको नाटो का सदस्य न बनाया जाए और नाटो को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पुतिन से बातचीत की है, व्लादिमीर पुतिन से, कि आप इस युद्ध को बंद कर दें और आपसी बातचीत से इस मसले को सुलझाएं। अगर आप युद्ध करेंगे और यूक्रेन हमसे किसी भी तरह की सहायता मांगता है, सैनिक सहायता या फिर आर्थिक सहायता, तो हम उसे देने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि अभी आपको पता है कि फ्रांस भी एक बढ़ती हुई शक्ति के रूप में उभर रहा है। चाहे अभी हम $2 बिलियन का चीन के साथ उसका पैक्ट देखें, या फिर अभी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके संबंध देखें कि किस तरह से उसने अपने राजदूत को बिना बुलाया और उसका जब निर्माण हुआ था, तो इससे काफ़ी बुरा लगा फ्रांस को, ठीक है। तो फ्रांस भी एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, ठीक है। तो फ्रांस की ये प्रतिक्रिया है। ईयू ने, यानी कि ब्रिटेन और अगर हम यूएसए यानी कि अमेरिका की बात करें, तो इन्होंने क्या है, बहुत सारे उस पर प्रतिबंध लगाए हैं और बहुत सारे सैंक्शंस लगाने की बात की है, ठीक है। वहीं भारत ने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक बातचीत से ही इसे सुलझा लें, ठीक है, किसी तीसरे को पंच ना बनाए। अगर युद्ध होता है तो इसमें दोनों देशों को हानि होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इससे क्या है कि सामाजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो समाज की हानि होगी, व्यक्तियों की हानि होगी, वो और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए भारत ने निष्पक्ष अपना पक्ष रखते हुए बातचीत किया कि मिन्स्क समझौते को फॉलो करो और डिप्लोमेटिक बातचीत से अपना मसला को सुलझाओ, तीसरे को पंच मत बनाओ, ठीक है। वहीं पर चीन है वो रूस के साथ है, और वहीं पर जो अभी आपने सुना होगा इमरान खान है वो रूस से मिलने गए थे युद्ध के टाइम पर। तो ये सारी है, ये ध्रुवीकरण बन रहा है एक तरह से। वहीं पर ईरान ने कह दिया है रूस के कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेलारूस है, आपको पता है बेलारूस यूएसएसआर से अलग हुआ था, वो भी रूस के साथ ही है, ठीक है। अभी लिथुआनिया है, लिथुआनिया नाटो का सदस्य बन चुका है। लिथुआनिया एंड एस्टोनिया
नाटो के सदस्य बन चुके हैं। तो वही रशिया को यही डर है कि धीरे धीरे रशिया है वो नाटो का विस्तार कर रहा है, और जो हमारे क्षेत्र हैं, जो हमारे कभी देश हुआ करते थे, हमारे हिस्से हुआ करते थे, उनको मिला करके हमारे लिए ये खतरा उत्पन्न कर रहा है। इस वजह से व्लादिमीर पुतिन ऐसा नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है। अगर हम इसके आर्थिक प्रभाव देखें तो आर्थिक प्रभाव में क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, शेयर मार्केट है वो क्रैश हो जाएंगे, यानी कि हो गए हैं। अगर हम देखें तो भारत में अडानी अंबानी की है वो करोड़ों की संपत्ति, 1000 करोड़ों की संपत्ति है वो बहुत कम हो गई है। वहीं पर हम एलन मस्क की 1 लाख करोड़ का उनका नुकसान हुआ है एक ही दिन के युद्ध में, ठीक है। कच्चे तेल के दाम है वो बढ़ जाएंगे। अभी हम देखें 90 रुपये प्रति बैरल चल रहे थे कच्चे तेल के दाम युद्ध से पहले, बट अब 105 रुपये प्रति बैरल हो गए हैं। वहीं पर सोना है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि लोग हैं वो लिक्विडिटी को छोड़ करके सोने पर जाएंगे। लिक्विडिटी के दाम तो बढ़ते रहते हैं, यानी कि शेयर मार्केट तो गिर जाएगा, वहीं पर सोना है उसके दाम स्थिर रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो लोग हैं वो सोने में पैसा लगाएंगे और सोना महंगा हो जाएगा, ठीक है। कच्चे तेल की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे वो भी महंगा हो जाएगा। और अगर रशिया ने कहा है, यूएसएसआर और अमेरिका एंड ब्रिटेन ने कहा है कि वो रशिया की 5 सबसे बड़ी जो बैंकें हैं उनको फ्रीज कर देगा, लोग उससे पैसा नहीं निकाल पाएंगे। वहीं जर्मनी ने कहा है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन थी रशिया से लेकर के जर्मनी तक जा रही थी यूरोप में, जिसके द्वारा कच्चा तेल एंड गैस की आपूर्ति होती यूरोप को, अब वो उसे बंद कर देगा। तो इससे 41% गैस की आपूर्ति, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति एंड 27% कच्चे तेल की आपूर्ति होती थी रशिया के द्वारा यूरोप को, अब वो नहीं हो पाएगी। तो इससे काफ़ी महंगाई बढ़ जाएगी, यूरोप में नहीं बिल्कुल बल्कि अन्य देशों में भी, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें कि रशिया ने इसका सॉल्यूशन पहले से ही ढूंढ लिया है, क्रिप्टो करेंसी इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया था, क्योंकि रशिया यूएसए एंड ब्रिटेन ने ये भी कहा है कि ना तो आप डॉलर में व्यापार कर पाएंगे, ना ही यूरो में, ना ही पाउंड में। तो रशिया ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि वो क्रिप्टो करेंसी में अपना व्यापार करेगा, ठीक है। इस तरह से, और जितने भी सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन कह रहा है कि हम आपसे सामान खरीदेंगे, अगर आपसे कोई सामान नहीं खरीदेगा हम आपको भेजेंगे और हम आपसे खरीदेंगे। तो रशिया ने काफ़ी सोच समझ के ये कदम उठाया है। अगर यूक्रेन इस बात पर सहमत नहीं होता है कि वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, और ब्रिटेन एंड यूएसए नाटो से कोई संबंध नहीं रखेगा, तब ये युद्ध समाप्त हो सकता है। अभी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने बातचीत की है। वहीं पर यूक्रेन के राजदूत एंड प्रधानमंत्री ने भारत की सराहना की है कि पीएम मोदी हैं वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभरे हैं विश्व के, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से हो रहा है। अगर हम देखें तो खाद्यान्न की महंगाई बढ़ जाएगी, आर्थिक प्रभाव में खाद्यान्न है वो उनकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है। और विश्व में एक तरह से महंगाई आ जाएगी। वहीं पर यूरोप में 45% शेयर गिर जाएंगे मार्केट के, वहीं पर अमेरिका के 20% शेयर गिर चुके हैं। भारत में लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों को, ठीक है। तो इसका काफ़ी वाइड डाइवर्जेंट में अगर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। वहीं पर हम सामाजिक प्रभाव देखें तो जो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का वो काफ़ी तरह से बिगड़ चुका है, क्योंकि काफ़ी बम गोले बरसाए जा रहे हैं। वहीं रशिया ने ये कहा है कि हमने यूक्रेन और रूस की सीमा पर हॉस्पिटल बना लिए हैं कि अगर हमारे सैनिक घायल होते हैं, ठीक है, तो तुरंत की तुरंत उन्हें एडमिट कराया